नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मुझे एक समय था, मुझे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बहुत पसंद था। यानी डिटेक्टिव स्टोरीज और रियल क्राइम जो होता है, अभी जो हम देखते हैं ना सोनी टीवी पर, क्राइम पेट्रोल वगैरह वगैरह। तो उस वक्त तो ऐसी यहाँ कुछ ज्यादा नहीं होता था, मनोहर कहानियां वगैरह ऐसी मैगजीन्स होती थी। लेकिन अमेरिका से डिटेक्टिव नाम की दो तीन मैगजीन निकलती थी। वो यहाँ रद्दी में रद्दी में पड़ी मुझे मिलती थी। वो मैं लेकर बहुत पढ़ता था, क्योंकि जिस ढंग से वो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उस पर उसमें अच्छे रिपोर्ट होते थे। और दूसरी बात है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने वाले के जितने बुक मुझे मिलते थे, मैं वो पढ़ लेता था। तो चीफ नाम का एक किताब मैंने पढ़ा था, जिसका लेखक न्यूयॉर्क का एक बड़ा बहुत जाना माना डिटेक्टिव चीफ था। वो न्यूयॉर्क में कम से कम 15-17 साल डिटेक्टिव ब्रांच का प्रमुख रहा। और जटिल बहुत जटिल जो केसेस होते थे, वो उसने सुलझा कर दिखाया था। और लोग चकित होते थे कि ये क्या जादू कर देता है, कि इसको कितनी भी रहस्य में केस हो तो ये कैसे सुलझा सकता है। तो मैंने उसके दो तीन, उसने अपना जो तरीका था वो समझाया था उसमें किताब में। कि पहली बात ये है कि वो अगर एक केस को सुलझाने के लिए निकला है, जांच करने के लिए निकला है, तो उसने कहा मैं पहले भूल जाता हूं कि मैं डिटेक्टिव हूं। मैं भूल जाता हूं और एक आम आदमी बनकर मैं उस केस का जो ब्यौरा सामने आया है वो पढ़ने लगता हूँ, ढूंढने लगता हूँ, समझने लगता हूँ, एक आम आदमी जैसे, बिल्कुल बच्चे जैसा। कि मैं कोई ज्ञानी हूं, मैं डिटेक्शन करने वाला हूं, बहुत चालाक हूं, चतुर हूं, ये भूल जाता हूं। और सिंपली एक आम आदमी जैसे घटना देखता है, मैं वैसा देखता हूं। और इसलिए आसानी से उसमें जो चीजें हैं वो दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं जांच की दिमाग से चल जाता हूं, तो जो सामने दिखता है या जो सामने से आवाज आ रही है वो भी नहीं सुन पाते आप। तो इसलिए, और दूसरी बात उसने बहुत बढ़िया कहते कि आपको मालूम है, दिखाई दे रहा है, आपका अंदाजा साफ है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ये इंसान, ये क्रिमिनल है, ये मुजरिम है। बस एक सबूत ऐसा मिल जाए कि उसको हम लटका सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन वो सबूत नहीं मिल रहा है, इसलिए जो मुजरिम है वो बड़ा रुबाब से इधर उधर घूम रहा है और उनको हाथ तक नहीं लगा सकता। तो उसने बोला ऐसी जो चीजें होती थी, उस वक्त मैं बड़ी आराम से एक जाल फैलाता था। और जाल क्या होता था, सामने वाले को मन में शक नहीं होना चाहिए कि उस पर हमें शक है, पुलिस को उस पर शक है, वो शक भी उसके मन में ना हो। तो मानो वो अपना सबूत लेके सामने आके आपके पेश करता है कि ये ले लो, मेरे खिलाफ सबूत है। उसको कॉन्फिडेंट करो। मुजरिम अगर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उसको पुलिस के साथ गेम खेलने में मजा आ जाता है, जांच के साथ गेम खेलने में मजा आ जाता है। इसलिए कभी कभी पुलिस जांच जो है वो गलत राह पर जा रही है, ऐसा दिखाना भी जरूरी होता है उसको, जो हमारे मन में शक है कि ये मुजरिम है। और इसलिए उसने बताया कि बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ लोगों को हम उठाकर गिरफ्तार कर लेते थे, उनके खिलाफ कैसे सबूत मिल गए उस पर भी बोलते थे। तो जो असली मुजरिम है उसको लगता था चलो हमने जो किया वो चल गया, अब डरने की जरूरत नहीं। अगर वो बिल में छुपा है, बाहर घूम रहा है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो इसलिए जाल तो वो होता था कि कोई झूठा गलत इंसान को पकड़ा है। हाँ, उसने हमको जबानी दी है, उसने सबूत दिखाए, ये सब झूठी बातें।
फैलाई जाती थी, ताकि जो असली मुजरिम है वो कॉन्फिडेंट हो जाए, और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो गलती कर देता है। और हम अपनी नजरें उस पर गड़ाए रहते हैं कि ये गलती कब करता है, उसकी गलती से हमें सबूत या कोई धागा मिल जाए। ये मैंने क्रिमिनोलॉजी में पढ़ा है, जो अलग अलग क्रिमिनल केसेस देखे हैं, कि पुलिस उल्टे पाव उस क्राइम के पास चले जाते। मेरा तरीका है कि मैं पॉलिटिक्स भी इसी ढंग से समझना चाहता हूं, कि अगर हम पिछले 10-12 साल से हर बार कोई नया बवाल खड़ा कर देते हैं राहुल गांधी और उसमें फंस जाते हैं, तो क्यों फंस जाते हैं? मैं ये पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूं कि हर बार राहुल गांधी ऐसा कुछ कर देते हैं, उससे बवाल खड़ा कर देते हैं, और जो जाल वो बुनते हैं, तो अपने ही बुने हुए जाल में राहुल क्यों फंस जाते हैं? ये सोचते सोचते मैं ढूंढने लगा, तब मुझे पता चला कि जब राहुल गांधी या दूसरा कोई भी मोदी या शाह के खिलाफ राजनीति करना चाहता है और उनके सामने कुछ बवाल खड़ा करना चाहते हैं, तो शाह, मोदी या बीजेपी वाले जानबूझकर उसको उसमें बवाल खड़ा करने में मदद भी कर देते। अब देखिए बात सीधी सी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपको क्या हुए, वो बिहार की जो चुनो वोटर लिस्ट है उसका जो आपने डिलीट किए नाम 65 लाख डिलीट किए वो देने पड़ेंगे। अब सोचो, अगर ये पहले दिन ही ये मांग पूरी की जाती तो आगे झगड़ा होता नहीं, बवाल होता नहीं। कांग्रेस उसमें ही राहुल गांधी उसमें ही उलझे नहीं रहते। जो हाँ देखो ये छुपाना चाहते, एक ऐसा क्या बोलते उसको, संभ्रम पैदा कर दिया गया कि चुनाव आयोग कुछ छुपाना चाहता है। लेकिन चुनाव आयोग जो कर रहा है वही तो राहुल गांधी मांग भी करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ अगर दुरुस्त करना चाहते, उसमें सुधार लाना चाहते, तो तकलीफ क्या है? नहीं नहीं, डिलीट करते हैं, वो जिंदा है। मुझे अजीब इसलिए लगा कि बात 7 साल पहले मैंने कहीं एक स्टोरी पढ़ी थी, न्यूज स्टोरी, कि उत्तर प्रदेश में, यानी ये बात शायद 10 साल पहले की होगी, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तो एक मजेदार कहानी मैंने मीडिया में पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश में मरे हुए लोगों का एक एसोसिएशन है, जो मरे हुए कागज पर वो मरे हुए हैं, यानी उनको मरा हुआ दिखाकर उनके नाम की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद किसी दूसरे ने हड़प कर लिए, और वो कोर्ट कचहरी में जाकर आंदोलन कर रहे कि हम जिंदा है, हम मरे नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने एक यूनियन बना लिया है कि जो मरे हुए हैं। तो जो कुछ राहुल गांधी ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया, उसमें नई कोई बात नहीं है। आप अगर इंटरनेट पर जाकर यूपी में मरे हुए लोगों की एसोसिएशन ऐसा सर्च करो तो आपको वो पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो राहुल गांधी ने जो किया है, उनका जो आरोप है वही तो सुधार करने की कोशिश आयोग कर रहा है। लेकिन ये डेटा नहीं मिलेगा, वो डेटा नहीं मिलेगा, ये बोलकर राहुल गांधी को उकसाया गया। और राहुल गांधी मन में वो सोच रहे थे कि मैं इससे बीजेपी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक जाल बुनता हूं और उसमें इनको फंसाऊंगा, तो बीजेपी की जो जीत है वो झूठी साबित हो सकती है। अब इसके लिए उनको उकसाया गया, और जो जरूरत थी उतने कुछ ना कुछ सबूत उनके सामने आए जो उनको सबूत लगे। अब एक आज तक की जो अंजना ओम कश्यप है, उसने कुछ एक खुलासा किया कि वाराणसी के कुछ एक घर में कुछ 60-70 या 150-200 लोगों को बाप का नाम एक ही है, बच्चे का नाम अलग अलग है, लेकिन बाप तो एक ही है। तो देखो एक ऐसा फ्रॉड है। तो जाकर वहां जांच की, ढूंढ निकाला,
तो वो बच्चे शिष्य है और उन्होंने अपने गुरु का नाम बाप करके लगाया। एक गुरुकुल का, एक गुरुकुल की बात है जहां जो गुरु का नाम बाप की जगह लगाते हैं और ये लीगल है। तो जो सबूत राहुल गांधी ने लाकर सामने रखे थे वो तो झूठ निकले, लेकिन ये सबूत उनको मिले कहा। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जब ऐसा बवाल खड़ा करना चाहते तब उनको ये सबूत मिले, ये सुविधा खुद बीजेपी की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है कि हाँ देखो, ये देखो। अब जब आप एक चीज चाहते हो तो उसके लिए कोई, बोलते ना डूबने वाले को तिनके का सहारा। तो जब आप एक बवाल खड़ा करना चाहते हो और उससे मिलता जुलता अगर कोई सबूत आपको कोई ला कर दे तो आप वो डिटेल में चेक नहीं करते और डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कर देते हो, और वही राहुल गांधी फंसते जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो जाल बुनना चाहते हैं, अब देखिए राफेल की खरीद में फ्रॉड होगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, मुंह किसको खानी पड़ी? राहुल गांधी को नाक रगड़ना पड़ा माफी मांगकर। तो अगर वो अपने ही पार्टी के बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है, चिदम्बरम हो या सुशील कुमार शिंदे हो, शिवराज पाटिल हो, ऐसे जो बुजुर्ग नेता है उनसे बात करते तो समझते कि भाई इंटरनेशनल कानून में जो कुछ शर्तें रखी जाती है एग्रीमेंट में कि भाई इसका आंकड़ा, इसकी रकम जो है, पैसा है, वो डिक्लेयर मत करो, तो वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी समझ पाते थे, लेकिन फंस गए क्योंकि उनको डिटेल जाने की जरूरत नहीं लगती। बस उनको चाहिए वो सबूत किसी ना किसी तरीके से हाथ में आ जाए तो वो उछल पड़ते हैं और अपने बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो दिमाग चलाकर, दिमाग लगाकर वो जाल बुनते हैं। और आधी इंफॉर्मेशन पर जो अभिमन्यु की बात है ना कि माँ के पेट में था तब उसने अपने पिता से चक्रव्यूह का जो रचना होता है, रहस्य होता है, वो समझा था, लेकिन बाहर निकलने का रहस्य उसको मालूम नहीं था। तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया। राहुल गांधी बार बार ऐसा ही करते हैं, अपना ही जाल बनाते हैं। हाँ, लेकिन उधर तो अभिमन्यु के लिए कौरवों ने एक चक्रव्यूह बनाया था, लेकिन राहुल गांधी ये इतना अजीब नेता है, वो अपने ही लिए चक्रव्यूह बनाते हैं और खुद ही चक्रव्यूह में जाकर फंस जाते हैं। तो एक बात मुझे लगती है कि इतने आसानी से नहीं होता, उसके पीछे बीजेपी वालों ने बड़ी चालाकी से कुछ लोग रखे हैं कि जो इनको गलत गलत सबूत सबूत लाके देते हैं और राहुल गांधी उछल जाते हैं। वैसे तो आपको मालूम है राहुल गांधी ने खुद ही गुजरात में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के मीटिंग में कहा था कि यहाँ बैठे आधे लोग स्लीपर सेल है बीजेपी के। स्लीपर सेल का मतलब क्या होता है? जो इस पार्टी में रहते हैं और उसी पार्टी से गद्दारी करते हैं। अगर राहुल गांधी भी बोल रहे हैं और बहुत सारे राहुल गांधी या कांग्रेस के चमचे पत्रकार हैं, वो भी बोलते हैं कि ये इतने स्लीपर सेल है, उतने स्लीपर सेल है कांग्रेस में, अरे उनको किसने लाया और कौन हटाएगा? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ऐसे गलत मुद्दे और गलत सबूत देने वाली कोई ना कोई यंत्रणा बीजेपी ने अच्छी ढंग से कांग्रेस में पेश की है। आज तक मैं मजाक उड़ाता था स्लीपर सेल थियोरी का, लेकिन अब मैं मानने लगा कि राहुल गांधी को फंसाने वाले स्लीपर सेल अमित शाह ने और बीजेपी ने कांग्रेस में अंदर अंदर तक डाल कर रखे हैं, जिसके परिणाम हम लगातार देखते रहते हैं। जो कुछ बवाल राहुल गांधी खड़ा करते हैं, अब देखो उनके ही पार्टी के कर्नाटक के एक मंत्री थे, उनको रिजाइन करना पड़ा, निकालना पड़ा। वो तो बोले कि अरे ये तो वोटर लिस्ट हमने ही बनाई है, हमारी ही पार्टी की सरकार ने बनाई है। तो राहुल गांधी फंस गए। अगर राहुल गांधी फंसते एक सबूत देकर तो उनको ये सबूत उनके हाथ में लाकर देने वाला कौन है? अमित शाह तो खुद उठाकर किसी बीजेपी को बड़े लीडर को क्या बोलते वो राजीव प्रसाद रूडी हो या संजीव बालियान हो
या धर्मेंद्र प्रधान हो, उनको राहुल गांधी के पास भेजते नहीं। कोई ना कोई कांग्रेस का नेता जिस पर राहुल गांधी भरोसा करे, ऐसे ही लोग, ये सबूत या उनकी टीम, राहुल गांधी की एक रिसर्च टीम है, वो टीम किसकी है? क्या राहुल गांधी की है, या बीजेपी ने ही कांग्रेस में एक रिसर्च टीम बनाई है? आपको याद है ना, बीच में एक खबर सामने आई थी कि ईरान के खुफिया एजेंसी में कितने इजराइल के एजेंट घुसे हैं, ये ढूंढने के लिए एक टीम अपॉइंट की गई, उसमें 80% इजराइल के ही एजेंट थे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को फंसाने के लिए उसके ही जाल बुनने में भी मदद करने वाले बीजेपी के एजेंट कांग्रेस में आराम से बैठे हैं, मजा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।